Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about forms of Hindu marriage that is considered in ancient Hindu society. So, let's get started. Firstly, we talk about introduction about forms of Hindu marriage. एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में रिलीजियस टेक्स्ट में जैसे कि मनुस्मृति है धर्मशास्त्र है उसमें 8 अलग अलग प्रकार के मैरिज विवाह को डिस्क्राइब किया गया है हिंदू कम्युनिटी में. These forms reflect the diverse social and cultural norms of the time. ये जो सारी फॉर्म्स है मैरिज के वो उस टाइम के जो सोसाइटी थी उसकी अलग अलग जो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स थी उसको रिफ्लेक्ट करती है. दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी. ये जो 8 टाइप के मैरिज थे एंशियंट सोसाइटी में उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है. पहला है अप्रूव्ड कैटेगरी जिसे प्रशस्त या फिर प्रेजवर्दी मैरिज भी बोलते हैं. अगला है अनअप्रूव्ड मैरिज जो है अप्रशास्त एंड कंडेम्ड मैरिज जिसकी निंदा की जाती थी जो कि अनअप्रूव्ड थी सोसाइटी में या फिर इस मॉडर्न सोसाइटी में जो कि एक अनअप्रूव्ड मैरिज माना जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज. तो एंशियंट टाइम पे हिंदू सोसाइटी में जो 8 फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती थी उसमें से 4 जो मैरिज हैं वो अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में आते हैं. तो पहला है ब्रह्म विवाह. जो ये ब्रह्म विवाह है वो मोस्ट हाईएस्ट एंड मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती है. ये मैरिज बहुत ही प्योर मैरिज मानी जाती है. इन दिस फादर ऑफ द ब्राइड आफ्टर केयरफुली सेलेक्टिंग अ ग्रूम हु इज लर्न वर्चुअस एंड गुड कैरेक्टर ऑफर हिज डॉटर टू हिम. इस मैरिज में जो ब्राइड के फादर होते थे वो केयरफुल्ली अपनी डॉटर के लिए एक ग्रूम को सेलेक्ट करते थे जो कि बहुत ही विद्वान हो गुणवान हो और अच्छा उसका कैरेक्टर हो उसे सेलेक्ट करते थे और अपनी डॉटर का मैरिज उस पर्सन से कराते थे. ऑफन अडोर्निंग हर विथ ज्वेल्स एंड फाइन क्लॉथ और अपनी डॉटर को गिफ्ट के रूप में ज्वेलरी देते थे क्लॉथ्स देते थे. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी और डाउरी इन्वॉल्व फ्रॉम आइदर साइड. इस मैरिज में ब्रह्म विवाह में किसी भी साइड से ना तो ग्रूम की साइड से और ना ही ब्राइड की साइड से कोई भी एक्सचेंज ऑफ मनी और डाउरी इन्वॉल्व नहीं होती थी. इट इज अ रेस्पेक्टफुल यूनियन फोकस्ड ऑन रिलीजियस ड्यूटीज एंड वेलबींग ऑफ बोथ फैमिली. ये जो मैरिज है वो एक सम्मानीय रेस्पेक्टफुल यूनियन मानी जाती थी जो कि रिलीजियस ड्यूटी और दोनों जो फैमिली थी ब्राइड की फैमिली और ग्रूम की फैमिली उनके भले के लिए ये जो मैरिज है वो होती थी. अगला है दैव विवाह. इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द ब्राइड इज गिवन अवे टू अ प्रीस्ट एज दक्षिणा. इस टाइप के मैरिज में जो ब्राइड की फैमिली होती थी जो ब्राइड के फादर होते थे वो अपनी डॉटर को जो प्रिस्ट होते थे जो पंडित होते थे जो साधु महात्मा होते थे उनकी जो वर्क है लाइक यज्ञ कराना या फिर कोई भी उन्होंने रिलीजियस वर्क किया है ब्राइड के फादर के यहाँ तो जो ब्राइड के फादर होते थे वो अपनी डॉटर को एज अ दक्षिणा के रूप में देते थे. This is usually happen when a father could not find a suitable groom for his daughter in time or perhaps could not afford a grand wedding. It was seen as a way to fulfill a religious duty. ये मैरिज जो है तब होती थी जब जो फादर होते थे वो अपनी डॉटर के लिए सुटेबल ग्रूम को नहीं पा पाते थे किसी निश्चित समय में या फिर वो अपनी डॉटर के लिए एक ग्रैंड वेडिंग को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे. वो इतने उन फाइनेंशियली कैपेबल नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए एक विद्वान गुणवान व्यक्ति को ढूंढे और उससे शादी कराएं. जिस कारण जो फादर होते थे ब्राइड के वो पृष्ठ को एज अ दक्षिणा के रूप में अपनी डॉटर को दे देते थे. एंड ये जो दैव विवाह है वो एक रिलीजियस ड्यूटी के रूप में देखा जाता था. जो फादर होते थे वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को फुलफिल करते थे इस तरीके से. अगला है आर्स विवाह. इट मीन्स मैरिज ऑफ द ऋषि और सेजेस. आर्स विवाह जो है वो मैरिज थी ऋषि की या फिर जो सेजेस थे साधु थे उनकी मैरिज थी. सो इन दिस द ग्रूम गिव्स अ पेयर ऑफ काउस और बुल. इस मैरिज में जो टू द ब्राइड्स फादर इस फॉर्म ऑफ मैरिज में जो ग्रूम होता था जो वर होता था वो मेनली सेज होता था साधु होता था और वो एक कंसिडरेशन के रूप में ब्राइड के फादर को पेयर ऑफ काउ या फिर पेयर ऑफ बुल देता था या फिर कुछ ऐसी चीज देता था जो उसके ही इक्विवेलेंट वैल्यू की होती थी. दिस वाज नॉट कंसीडर्ड अ सेल. ये जो चीज है ये पेयर ऑफ काउ देना पेयर ऑफ बुल देना ये सेल को कंसीडर नहीं करती थी बट सिंबॉलिक गेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड अ वे टू सपोर्ट द ब्राइड फैमिली. लेकिन ये एक सिंबॉलिक गेस्चर थी कि जो ब्राइड फैमिली थी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना उनको रेस्पेक्ट देने का ये एक तरीका था. स्पेशली इफ द ग्रूम वाज अ सेज हु डिड नॉट पोजेस मच मटेरियल वेल्थ. ये तब अधिकतर होता था जब ग्रूम जो है एक सेज होता था मीन्स एक साधु होता था और वो उतना कैपेबल नहीं था कि वो मटेरियल वेल्थ को होल्ड किए होता था जिस कारण वो पेयर ऑफ काउ और बुल दे करके ब्राइड के फादर को वो अपनी शादी करता था. अगला है प्रजापत्य विवाह.
ये जो है ब्रह्म विवाह के सिमिलर ही थी। द फादर ऑफर हिज डॉटर टू द ग्रूम बट विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और ब्लेसिंग, मे बोथ you perform your religious and civic duties together. This emphasis is on the couple fulfilling their responsibilities, especially producing children, to ensure the continuity of their family and society. जो प्रजापत्य विवाह था वो ब्रह्म विवाह के तरीके का ही है, सिमिलर है, जिसमें जो ब्राइड के फादर होते थे वो अपने डॉटर को ग्रूम को ऑफर करते थे, उसके साथ उसकी ग्रूम की शादी करवाते थे अपने डॉटर की, और इसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और ब्लेसिंग के साथ जो है मैरिज करवाते थे, जैसे कि आशीर्वाद के रूप में बोलते थे कि वो दोनों जो कपल हैं वो अपनी रिलीजियस और सिविक ड्यूटी को एक साथ परफॉर्म करें। इस प्रकार के आशीर्वाद को लाइक अरेंज मैरिज जो है वो प्रजापत्य विवाह के नाम से जानी जा सकती है। सो दिस एम्फसाइज इन कपल फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस ये जो प्रजापत्य विवाह है इसमें जो कपल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, लाइक अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए वो जो चिल्ड्रन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जाम्पल है अ सिंपल मैरिज अरेंज्ड बाय द फैमिली विथ म्यूचुअल कंसेंट। जो प्रजापत्य विवाह है वो इसे इस प्रकार से जाना जा सकता है कि ये एक ऐसे मैरिज है जो कि फैमिली के म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू अरेंज की जाती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। जो बाकी 4 मैरिज हैं वो उन्हें अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज के रूप में जाना जाता है। तो पहला है गंधर्व विवाह। इट इज जनरली नोन एज लव मैरिज। लव मैरिज जो है वो गंधर्व विवाह के नाम से हिंदू एंशिएंट सोसाइटी में जो है इसे गंधर्व विवाह कंसीडर किया गया था। This is union based on the mutual love and desire of the man and woman without the consent of their parents or family and often without formal religious ceremonies. ये जो गंधर्व विवाह एंशिएंट सोसाइटी में होती थी, अभी भी होती है, वो नॉर्मली बेस्ड थी, वो ऐसा एक यूनियन था मैन और वुमेन का, बॉय एंड गर्ल का, जो कि म्यूचुअल लव पे बेस्ड था और उनका ऐसा डिजायर था कि वो एक साथ रहें, और वो इस प्रकार से मैरिज करते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स और फैमिली। बिना अपने पेरेंट्स और फैमिली के कंसेंट के बिना वो मैरिज करते थे, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि वो बिना फॉर्मल रिलीजियस सेरेमनीज के भी वो मैरिज करते थे। लीगली टुडे इट इज एक्सेप्टेबल इफ द कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आर फुलफिल्ड। इस टाइम पे जो गंधर्व विवाह है, जो लव मैरिज है, उससे वो लीगल माना जाता है यदि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दिए हुए हैं वो फुलफिल करता है। सो यदि आप जो है रिक्वायरमेंट ऑफ मैरिज या फिर सेक्शन 5 के जो हिंदू मैरिज के जो हिंदू मैरिज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशन है जो कि सेक्शन 5 में दिए गए हैं, और इसके साथ ही अदर सेक्शन जो कि हिंदू मैरिज से रिलेटेड है, उसको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ हिंदू मैरिज के नाम से। आप चैनल में जाके हिंदू लॉ नामक प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि एक हिंदू मैरिज के लिए क्या-क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ ही हिंदू मैरिज से रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या-क्या सेक्शंस हैं, उसे भी मैंने डिटेल में कवर किया है विथ केस लॉस। तो यदि आप हिंदू लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कोई भी नॉर्मल मैन है तो उससे भी आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि लीगली कौन से ऐसे मैरिज हैं, मीन्स कौन से ऐसे कंडीशन है जो कि एक मैरिज को लीगली वैलिड बनाए। सो एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या-क्या एसेंशियल कंडीशन है, मैंने उस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, आप जाकर जरूर देखें। और यहाँ तक यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो समझ आया है, ये सारी चीजें अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। सो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है असुर विवाह। In this form of marriage, the groom buys the bride by giving a significant amount of wealth or gift to her or her family. इस फॉर्म ऑफ मैरिज में जो ग्रूम होता था, जो वर होता था वो उसके ब्राइड के फैमिली को, ब्राइड को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट दे करके, वेल्थ दे करके, गिफ्ट दे करके उसे खरीद लेता था, ब्राइड को खरीद लेता था। इट इज इसेंशियली अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेयर द ब्राइड इज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। इस फॉर्म ऑफ मैरिज में ब्राइड को एक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया जाता है, और उससे एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, मीन्स वेल्थ के कंसिडरेशन में जो है ब्राइड आती थी ग्रूम के पास, जिस कारण ये एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन माना जाता था और इसमें ब्राइड को एक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया जाता था। एग्जाम्पल, मैन पेज गोल्ड टू मैरी अ वुमन विदाउट हर चॉइस। इस फॉर्म ऑफ मैरिज में जो ब्राइड है उसकी कंसर्न की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, उतनी उसकी कंसर्न को मायने नहीं दिया जाता था। जबरदस्ती जो है, यदि वो उसका कंसेंट इसके अगेंस्ट होता था फिर भी उसे जबरदस्ती उसकी शादी
होती थी। सो इसमें एक जो मैन है, वेल्दी मैन है, वो मैरी के लिए एक वुमन से गोल्ड देता है या फिर वेल्थ देता है, कोई भी प्रॉपर्टी देता है और बिना उसके चॉइस के जो है उससे शादी करता था। अगला है राक्षस विवाह। This is a marriage by abduction. The groom forcibly carries off the bride against her will and the consent of her family, often after fighting and overcoming her relatives. ये जो राक्षस मैरिज है वो अबडक्शन के थ्रू होता था। इसमें जो ग्रूम है वो वॉर के बाद फाइट के बाद जो है ब्राइड के विल के अगेंस्ट, ब्राइड की फैमिली के कंसेंट के अगेंस्ट जो है ब्राइड को अबडक्ट करके, फोर्सिबली अबडक्ट करके उसके साथ शादी करता था। एग्जाम्पल, द अबडक्शन ऑफ रुक्मिणी बाय कृष्णा इज समटाइम्स सिटेड एज एन एग्जाम्पल। जो कृष्ण जी के द्वारा रुक्मिणी का अबडक्शन हुआ था, वो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि वो एक राक्षस विवाह था। दो इन दैट केस रुक्मिणी वांटेड टू मैरी कृष्णा। इस केस में जो है रुक्मिणी चाहती थी कि उनका विवाह जो है कृष्ण के साथ हो, जिस कारण ये एक राक्षस विवाह नहीं कहलाएगा, ये एक देखा जाए तो गंधर्व विवाह कहलाएगा। अगला है पैशाच विवाह। This is considered the most heinous and lowest form of marriage. In this type of marriage, sexual intercourse is done with a girl while she is vulnerable state, such as being asleep, intoxicated, or mentally incapacitated. ये फॉर्म ऑफ मैरिज बहुत ही हीनियस और लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती थी। इस फॉर्म ऑफ मैरिज की कड़ी निंदा की जाती है। इस तरीके के मैरिज में जो पर्सन होता था, जो ग्रूम होता था, वो किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था जब वो वल्नरेबल स्टेट में होती थी, जैसे कि वो गहरी नींद में हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, मीन्स नशे में हो, या फिर मेंटली वो इनकेपेबल है, इतनी मेच्योर नहीं है कि वो समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस उस लड़की के साथ जो है वो पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, एंड आफ्टर द गर्ल इज रेविस्ड शी इज मैरिड टू वन हु हैज बीन गिल्टी ऑफ सच हीनियस क्राइम। और जब उस लेडी के साथ, उस गर्ल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उसकी जो शादी होती थी वो उस गिल्टी पर्सन के साथ करा दी जाती थी, जो कि उस हीनियस क्राइम के लिए लाइबल है। ये जो मैरिज है पैशाच विवाह, ये बहुत ही हीनियस और लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती है और इसकी कड़ी निंदा की जाती है। Now let's talk about legal recognition under modern Hindu law. मीन्स जो ये 8 फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज है जिसे एंशियंट सोसाइटी में कंसीडर किया जाता था, उसका मॉडर्न टाइम पे क्या लीगल स्टेटस है, इसे समझते हैं। So the Hindu Marriage Act 1955 does not officially recognize these 8 forms. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस 8 फॉर्म ऑफ हिंदू मैरिज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट ब्रह्मा फॉर्म इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म टुडे, स्पेशली विद सप्तपदी एंड रिचुअल्स। लेकिन जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म मैरिज है, वो इस टाइम पे मोस्ट कॉमन मैरिज है, स्पेशली जब वो जो रिचुअल्स है हिंदू मैरिज के लिए, जो सप्तपदी है, लाइक कन्यादान है, और भी बहुत सारे सेरेमनीज हैं जो कि एक हिंदू मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। यदि उसको फुलफिल करता है ब्रह्म मैरिज, ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज, तो वो इस टाइम की मॉडर्न टाइम की काफी कॉमन मैरिज मानी जाती है। Gandharva form, that is love marriage, are valid if the condition under section 5 of the act are satisfied, and all asura, rakshas and pashach form of marriage are illegal and punishable. जो गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज है, मीन्स जिसे लव मैरिज के नाम से भी जाना जाता है, वो इस टाइम पे वैलिड होगी यदि वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो किसी मैरिज के लिए, हिंदू मैरिज के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है जो कि सेक्शन 5 में दिए हुए हैं, यदि उन सारे कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी। मीन्स लव मैरिज वैलिड होगी यदि वो सेक्शन 5 की कंडीशन को फुलफिल करे। एंड ऑल असुर, राक्षस एंड पेस्ट, और भी बहुत सारे जो अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज हैं वो इस टाइम इलीगल हैं, और यदि ऐसा कोई इंसान करता है तो वो पनिशेबल होगा। मीन्स वो एक क्राइम माना जाएगा और उसके लिए वो पर्सन पनिशेबल होगा। ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज इन हिंदू लॉ। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.